हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव जोन पे। एमसीक्यू सीरीज का आज है डे 3 और आज हम लोग देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स का तीसरा चैप्टर जो कि है मुद्रा, बचत और साख। इससे पहले हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, तो यदि आप उस 2 चैप्टर को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई क्या थी? वस्तु विनिमय प्रणाली जिसमें वस्तु के बदले वस्तु दिया जाता था, तो उसकी मुख्य कठिनाई क्या थी? मूल्य मापन की कठिनाई, हाँ ये तो सही है, ये थी। मूल्य संचय की कठिनाई, ये भी सही है। दोहरे संयोग का अभाव, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? देखिए, आप मुद्रा का कार्य पढ़े होंगे, तो उसमें से मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मूल्य का संचय, विनिमय का माध्यम, विलंबित भुगतान का मान, और ऑप्शन नंबर डी है मूल्य का हस्तांतरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनिमय का माध्यम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसे दिया जाता है? कृषि को, उद्योग को, मुद्रा को और व्यापार को। तो आधुनिक युग का जो प्रगति है, इसका श्रेय दिया जाता है मुद्रा को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण है? आप प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण पढ़े होंगे, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एटीएम कार्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? सभी देश का देखिए एक केंद्रीय बैंक होता है, तो भारत का केंद्रीय बैंक क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी, आरबीआई जिसको शॉर्टकट में कहते हैं। आप जो पैसे है आपके पास नोट है, उस पर लिखा रहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये भारत का केंद्रीय बैंक है। इसे बैंकों का भी बैंक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में ₹1 का नोट कौन जारी करता है? तो देखिए, जो नोट होता है वो आरबीआई जारी करता है, लेकिन जो ₹1 का नोट या सिक्का है वो कौन जारी करता है? ऑप्शन है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त विभाग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और भारत के राष्ट्रपति। तो ₹1 की जब बात आएगी तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं होगा, बल्कि हो जाएगा वित्त विभाग, केंद्र सरकार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, साख का मुख्य आधार क्या होता है? साख की जहां बात आएगी तो वहां पे विश्वास या भरोसे की बात आएगी। ठीक है, तो साख का मुख्य आधार क्या है? विश्वास या भरोसा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? वस्तु, चेक, प्रतिज्ञा पत्र या मुद्रा। ऑप्शन नंबर डी। तो क्या हो जाएगा? विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम पूछा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा। मुद्रा में विनिमय करना काफी आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए सर्वोत्तम माध्यम किसको मानेंगे? मुद्रा को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। ये एक डेफिनेशन, ये एक स्टेटमेंट याद रखेंगे आप, कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। यह प्रसिद्ध परिभाषा किसने दिया था? तो इसको याद रखना है कि ये जो है हार्टले विदर्स के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है, याद रखेंगे, और स्टेटमेंट देने वाले का भी नाम याद रखेंगे, हार्टले विदर्स। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अब देखिए, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज होते हुए हम देखें, वो ऑटोमेटिक टेलर मशीन कहीं ना कहीं टिक लगा देते हैं, तो आपको सावधान रहना है कि ए फॉर यहाँ पे हो जाएगा ऑटोमेटेड। ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? विनिमय का माध्यम, ये तो है, यहाँ पे नहीं पूछा गया है। मूल्य का मापन, ये भी है। मूल्य का संचयन, ये भी है। उत्पादन जो है ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि नहीं पूछा गया है। इस तरीके के क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखा करिए। जब नेगेटिव क्वेश्चन रहता है कि ये नहीं है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान से देखने की आवश्यकता होती है। तो मुद्रा का कार्य कौन सा नहीं है? तो उत्पादन मुद्रा का कार्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की दृष्टि में बचत क्या है? अब बचत किसको कहेंगे आप? तो आय और उपभोग का अंतर, बिल्कुल यही हो जाएगा राइट आंसर। आय, जैसे मान लीजिए 100 रुपए आय है, और उसमें से उपभोग कर लिया कितना? 70 रुपीज का उपभोग कर लिया। तो बचत की जब बात करेंगे तो क्या करेंगे? इसको घटाएंगे, इसका अंतर निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा? 30 रुपीज। तो ये क्या हो गया? बचत। तो आय और उपभोग का अंतर ही क्या कहलाता है? बचत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साख के मुख्य पक्ष कौन होते हैं?
साख क्रेडिट की बात हो रही है, इसका मुख्य पक्ष कौन होगा? केवल ऋणदाता? नहीं। केवल ऋणी? नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऋणदाता और ऋणी दोनों होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के लिए साख प्रदान करने वाली प्रमुख प्राथमिक संस्था कौन सी है? तो आप देखे होंगे ये प्राथमिक कृषि साख समिति जो पैक्स होता है, ये आपको दिख जाएगा। तो ग्रामीण क्षेत्र में कृषि के लिए साख प्रदान करने के लिए कौन सी संस्था है? तो पैक्स, ये याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता और माइक्रो फाइनेंस सूक्ष्म वित्त के जनक कौन है? ठीक है, तो ये बांग्लादेश के हैं, तो कौन हो जाएंगे? अमर्त्य सेन? नहीं। महबूबुल हक? नहीं। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इसका, याद रखेंगे, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। ठीक है, इसका संबंध किससे है? सूक्ष्म वित्त से। और किस देश से है? तो बांग्लादेश से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आप लोग नोट पे देखते होंगे आरबीआई लिखा रहता है, तो ये भी जानना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए है 1934। नहीं। 1949? नहीं। 1935? यस। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17। भारत में प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार कब हुआ था? देखिए, पहली बार 1969 में 14 बैंकों का क्या हो गया था? राष्ट्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? संस्थागत वित्त का यदि साधन, साहूकार नहीं होगा, रिश्तेदार ये भी नहीं, व्यावसायिक बैंक यस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संस्थागत वित्त की बात करेंगे तो इसमें बैंक आ जाएगा, तो व्यावसायिक बैंक ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से कौन गैर संस्थागत वित्त की बात हो रही है? यहाँ पे देखिए, तो संस्थागत में बैंक आ गया था, तो गैर संस्थागत में क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन क्या है आपका? सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, महाजन साहूकार और नाबार्ड। तो ये तो है संस्थागत, ये भी है संस्थागत। महाजन और साहूकार ये जो है ये हो जाएगा आपका गैर संस्थागत वित्त का उदाहरण। ठीक है, या साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह में सामान्यतः कितने सदस्य होते हैं? देखिए, इसका एक निश्चित सदस्यों की संख्या तो नहीं है, लेकिन सामान्यतः पूछा गया है कितने सदस्य होते हैं, तो सामान्यतः इसमें 15 से 20 सदस्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन साख पत्र का प्रकार है? साख पत्र का प्रकार कौन है? इसमें से ऑप्शन है चेक, बैंक ड्राफ्ट, हुंडी, इनमें से सभी। तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। सभी जो है साख पत्र का एक प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ऐतिहासिक दृष्टि से मुद्रा का विकास का सही क्रम पूछा गया। मुद्रा का जो विकास हुआ उसका सही क्रम क्या है? तो पहले चलता था वस्तु मुद्रा, इसके बाद आ गया धात्विक मुद्रा, फिर पत्र मुद्रा। तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक द्वारा जारी किया गया चेक एक प्रकार की कैसी मुद्रा है? बैंक जो चेक जारी करता है अपने ग्राहकों को, तो वो किस प्रकार की मुद्रा है? वैधानिक मुद्रा? नहीं। धात्विक मुद्रा? नहीं। साख मुद्रा? यस। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कागजी मुद्रा जिसको करेंसी नोट कहते हैं जारी करने का एकाधिकार किसके पास है? मतलब 1 रुपए को छोड़ के बाकी जो करेंसी नोट है उसको जारी करने का एकाधिकार मतलब सिर्फ वही कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता है। तो किसके पास है? आरबीआई के पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरे संयोग का अभाव किस प्रणाली की प्रमुख समस्या थी? दोहरे संयोग का अभाव जो है वो किस प्रणाली की प्रमुख समस्या थी? तो वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम जो था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक से ऋण लेते समय ऋण की शर्तों में क्या शामिल होता है? ब्याज दर बिल्कुल होता है शामिल। जब आप लोन लेने जाते हैं या कोई भी लोन लेते हैं तो वहां पे जो उनका शर्त होता है, जहां से आप लोन ले रहे हैं तो जो शर्त है तो उसमें से बताया जाएगा कि इतना % आपको ब्याज देना है। ठीक है, तो ये सब चीज कोलेट्रल में आप क्या देख रहे हैं, मतलब एक गिरवी रखना जिसको आप कह सकते हैं। तो ऋण जब लेते हैं तो कुछ ना कुछ आपको रखना होता है, इसके बदले में कुछ ना कुछ एक गारंटी के तौर पे उसको देना होता है। तो ये हो गया, ये भी शामिल होता है इसमें। आवश्यक कागजात और भुगतान की तारीख ये भी शामिल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कभी भी जब लोन लेंगे तो लोन की जो शर्तें हैं तो ये सारा चीज उसमें इंक्लूड रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऋण के संदर्भ में समर्थक ऋणधार जिसको कोलेट्रल कहते हैं का क्या अर्थ है? बैंक द्वारा कमाया गया मुनाफा? नहीं।
ऋण पर लगने वाली ब्याज दर नहीं, ये तो नहीं होगा। उधारणकर्ता की संपत्ति जो गारंटी के रूप में दी जाती है, यस यही होगा। जब भी ऋण लिया जाता है तो उस समय जो उधारकर्ता, जो ऋणी है, जो ऋण ले रहे हैं, तो वो गारंटी के तौर पे जो वस्तु को दिया जाता है तो वो क्या हो जाएगा, कोलेट्रल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बैंकों में रखी गई मांग जमा किसे कहते हैं? बैंकों में जो मांग जमा है तो वो क्या होता है, जिसे कभी निकाला नहीं जा सकता है? नहीं, ऐसा थोड़ी होगा कि कभी नहीं निकाल पाएंगे। जो बैंक में जमा किया गया तो कभी ना कभी तो निकालेंगे। और क्या सकते हैं, जो केवल सरकार निकाल सकती है? नहीं, सरकार क्यों निकालेगी आपका पैसा? जिसे जमा करता अपनी मांग पर कभी भी निकाल सकता है। यस, तो कहा जाता है कि मांग जमा किसको कहेंगे, कि जो जमा करने वाले हैं वो अपनी जरूरत पड़ने पर कभी भी निकाल सकता है, तो उसे हम डिमांड डिपॉजिट्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साहूकारों द्वारा दिया जाने वाला ऋण प्रायः कैसा होता है? देखिए, ऋण आप कहाँ से ले सकते हैं? बैंक से ले सकते हैं, या फिर जो साहूकार होते हैं अ, अपने क्षेत्र में, वहां से ले सकते हैं। तो जब साहूकार से आप ऋण लेने जाएंगे तो ऋण कैसा होगा? बहुत सस्ता? नहीं, सस्ता तो नहीं होगा। पूरी तरह बिना ब्याज का? ये तो बिल्कुल नहीं होगा। बिना ब्याज का कौन ऋण देता है? बहुत महंगा? यस। जब आप साहूकार से या फिर अपने क्षेत्र में किसी से लोन लेंगे, ऋण लेंगे, तो वो बहुत महंगा होगा जब आप उसकी तुलना करेंगे बैंक के द्वारा लोन लिया जाने वाला लोन से। ठीक है, तो बैंक से जो लोन लेते हैं वो तुलनात्मक रूप से सस्ता होता है, किसकी तुलना में? जो साहूकारों से हम लोन लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। भारत में औपचारिक ऋण स्रोत, जो फॉर्मल क्रेडिट सोर्सेस है, की कार्य प्रणाली पर कौन नजर रखता है? औपचारिक की बात हो रही है, मतलब बैंक सब जो है इसके ऊपर कौन नजर रखता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आरबीआई। बैंकों का बैंक भी ये कहलाता है। तो बैंक का जो भी एक्टिविटी है उसके ऊपर कौन नजर रखते हैं? आरबीआई। ठीक है, तो औपचारिक ऋण स्रोत जो भी है उसके ऊपर उसका जो कार्यप्रणाली है वो कैसे काम कर रही है, कितना लोन दे रही है, किस टाइप का लोन दे रही है, तो ये इन सारी चीजों पे कौन नजर रखते हैं? आरबीआई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यावसायिक बैंक आम जनता का धन किस रूप में स्वीकार करते हैं? व्यावसायिक बैंक, जो भी आपके अगल बगल में आपको बैंक दिखाई दे रहा है, तो वो जो आम जनता, जो भी कस्टमर वहां जाके जमा करते हैं पैसा, तो किस रूप में? तो जमा के रूप में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बैंक अपने पास आई कुल जमा राशि के एक बड़े हिस्से का उपयोग किस कार्य के लिए करते हैं? बैंक के पास जितने भी आदमी के द्वारा जमा होता है, तो वो जो उसके पास इतना पैसा जमा हुआ वो क्या करेंगे? तो लोगों को क्या करेंगे? वो लोन देंगे। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जैसे बैंक के पास टोटल मान लीजिए 100 रुपए जमा हुआ, तो 100 रुपए जमा हुआ तो जमा करने वाले बहुत सारे लोग होंगे, तो उसको बदले में ब्याज भी देना है। तो ये अपने पास रख के तो ब्याज नहीं दे सकते किसी को, तो इसी 100 रुपए को वो फिर क्या करेंगे? दूसरे इंसान को, कई लोगों को क्या करेंगे? महंगे दर पे ऋण देंगे, और इसके बदले में इसको वापस क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा, और उसी ब्याज में से कुछ हिस्सा जो है, जो जमा करता है उनको भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे जमाकर्ता को भी लाभ हो गया, और बैंक का वो जो बीच का जो बचा, वो बैंक का लाभ हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए कुल जमा का एक जो बड़ा हिस्सा है वो क्या करेंगे? लोगों को ऋण के तौर पे देंगे। यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखेंगे कि जो 100% जो भी जमा हुआ वो टोटल ऋण में बैंक, कोई भी बैंक नहीं दे सकता है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। अर्थशास्त्र की भाषा में चेक क्या है? इकोनॉमिक्स में चेक किसको कहते हैं? एक धातु का सिक्का? बिल्कुल नहीं। एक प्रकार का ऋण? ये भी नहीं होगा। एक सरकारी पहचान दस्तावेज? पहचान दस्तावेज से इसका क्या लेना देना? बिल्कुल नहीं। बैंक को एक विशेष राशि का भुगतान करने का आदेश? यस, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कि जो चेक होता है वो एक तरह से, जो चेक धारक होता है वो क्या करेंगे, एक तरह से आदेश देता है बैंक को कि इसमें जिसका भी नाम लिखा हुआ है इस व्यक्ति को इतना राशि दे देना है। ठीक है, तो एक तरह से क्या हो गया, बैंक को एक विशेष राशि का भुगतान करने का आदेश दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34 है। भारत में किस प्रकार की मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? भारत में किस प्रकार का मुद्रा है? पत्र मुद्रा भी है और सिक्के भी है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। अनौपचारिक ऋण स्रोत से ऋण लेने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? अनौपचारिक ऋण स्रोत, जो महाजन सब होते हैं, उनसे ऋण लेने का सबसे बड़ा नुकसान पूछा गया क्या है? तो मनमानी उच्च ब्याज दर, बिल्कुल सही, और आर्थिक शोषण, ये ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है। ग्रामीण भारत में किसानों और गरीबों के लिए आज भी
ऋण का एक प्रमुख स्रोत जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे गरीब किसानों के लिए या गरीब व्यक्ति के लिए एक प्रमुख स्रोत आज भी बना हुआ है। किसके द्वारा लोन प्राप्त करना? साहूकार, महाजन और रिश्तेदार। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। विदेशी बैंक से तो गरीब लोग ले नहीं सकते हैं, शेयर बाजार ये सब तो म्यूचुअल फंड ये सब नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साहूकार, महाजन और रिश्तेदार। आज भी आप देखते होंगे अगर तुरंत पैसे की आवश्यकता है तो गांव में लोग उस व्यक्ति को ढूंढते हैं जो पैसा ब्याज पे लगाते हैं या फिर किसी रिश्तेदार से तुरंत बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि बैंक से लोन प्राप्त करना गरीब व्यक्ति के लिए, किसानों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और ये इतनी आसानी से तुरंत नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, स्वयं सहायता समूह जो है का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो स्वयं सहायता समूह को इतना प्रमोट किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों किया गया है? तो कहा जाता है ग्रामीण गरीबों को, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रामीण गरीबों विशेषकर महिलाओं, इसमें स्वयं सहायता समूह में आप देखेंगे विशेष करके महिलाएं शामिल होती है, में बचत की आदत को डालना और आसान ऋण देना। इससे आसानी से जो लोग होते हैं उसको ऋण भी मिल जाता है और कहीं ना कहीं एक बचत का एक जो आदत है वो डेवलप होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बैंकों द्वारा जारी डेबिट कार्ड का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? बैंक में जब आप अकाउंट खुलवाते हैं तो एक डेबिट कार्ड भी ले लेते हैं, उस डेबिट कार्ड का कहा जाता है कि उसका उपयोग किस लिए होता है? तो ऑप्शन आपका केवल बैंक से उधार लेने के लिए, उधार तो नहीं मिलेगा डेबिट कार्ड से, केवल विदेश यात्रा के लिए नहीं, शेयर बाजार में निवेश करने के लिए नहीं, अपने बैंक खाते की जमा राशि से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान या नगद निकासी के लिए, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे यदि आपका कटा हुआ दिखे तो आप लिख सकते हैं निकासी के लिए, ठीक है। स्लाइड में नीचे कट गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के कार्य प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है? तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में पूछा गया ये दोनों का जो काम है इसमें से मेन अंतर क्या है? तो डेबिट कार्ड में अपनी जमा राशि खर्च होती है जबकि क्रेडिट कार्ड में बैंक से उधार मिलता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कि डेबिट कार्ड से हमको सिर्फ वही पैसा मिलता है जो पैसा हमारे अकाउंट में होता है, ठीक है। जबकि क्रेडिट कार्ड से हम वो उस पैसे का भी इस्तेमाल कर लेते हैं जो हमारे अकाउंट में नहीं है, मतलब एक तरह से हम लोन के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं बैंक से लोन लेके, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड में ये फैसिलिटी होता है, ठीक है, कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं भी है तो भी आप कुछ सामान को खरीद सकते हैं। वो एक प्रकार से बैंक क्या कर देती है, भुगतान कर देती है, एक लोन के रूप में आपको मिल गया वो, ठीक है। एक निश्चित समय में वो वापस आपको जमा करना होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, जो व्यक्ति या संस्था किसी अन्य से ऋण लेती है उसे अर्थशास्त्र में क्या कहते हैं? ऋण लेने वाले को क्या कहेंगे? ऋणी कहेंगे या कर्जदार कहेंगे? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण जाल की स्थिति क्या है? ऋण जाल आप देखे होंगे अपने अगल बगल में, ऐसा एग्जाम्पल भी आपको इजीली मिल जाएगा कि वो ऋण जाल में फंस गया, मतलब एक लोन लिया और उस लोन को चुकाने जब समय पे नहीं चुका पाया, उसको चुकाने के लिए फिर और दूसरा लोन लिया, फिर उसको चुकाने के लिए दूसरा लोन लिया, तो ये एक तरह से ऋण जाल में वो फंस जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जब एक पुराना ऋण चुकाने के लिए नया ऋण लेना पड़े और व्यक्ति कर्ज में डूबता चला जाए, ठीक है, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे? ऋण जाल कहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, विकासशील देशों में गरीब परिवारों को साख उपलब्ध कराने का कौन सा मॉडल सबसे सफल माना जाता है? ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है। महाजन एवं साहूकार मॉडल, ये नहीं, ये सफल नहीं है। जमींदार मॉडल नहीं, विदेशी कॉमर्शियल बैंक नहीं, माइक्रो फाइनेंस एवं SHG मॉडल, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। कि विकासशील देश में जो माइक्रो फाइनेंस की जो माइक्रो फाइनेंस का सिस्टम है और जो सेल्फ हेल्प जो स्वयं सहायता समूह वाला मॉडल है ये काफी सफल माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विनिमय के दृष्टिकोण से मुद्रा का सबसे प्राचीन रूप कौन सा है? सबसे प्राचीन रूप पूछा गया, धात्विक मुद्रा, पत्र मुद्रा, वस्तु मुद्रा, तो यही हो जाएगा। धात्विक मुद्रा तो बाद में आया, पत्र मुद्रा और बाद में आया, प्लास्टिक मुद्रा तो और बाद में आया, तो क्या हो जाएगा? वस्तु मुद्रा। पहले किस चीज से एक्सचेंज करते थे? एक वस्तु को दूसरे वस्तु से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कोर बैंकिंग प्रणाली से ग्राहकों को क्या लाभ होता है? क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, कोर बैंकिंग प्रणाली, तो इससे क्या होता है? देश के किसी भी ATM या शाखा से खाते का संचालन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से क्या एक अच्छी मुद्रा का आवश्यक गुण नहीं है? ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे नहीं पूछा गया। टिकाऊपन, ये तो होना चाहिए।
ठीक है। वहनीयता मतलब ले जाने में आसानी, तो ये तो होना ही चाहिए बिल्कुल। अगर इतना बड़ा नोट हो जिसको ले जाना ही दुष्कर कार्य हो तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छा गुण नहीं हुआ। ठीक है। आसानी से नष्ट हो जाने की प्रवृत्ति, ये नहीं होना चाहिए। ऐसा कौन सा अच्छा नोट होता है कि हम लिए नोट और पता चला कि वो तुरंत फट गया या नष्ट हो गया, खराब हो गया, तो ये कह सकते हैं आवश्यक गुण में से नहीं है। तो चूंकि नहीं पूछा गया इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बैंक उधार पर जो ब्याज लेता है और जमा पर जो ब्याज देता है, उन दोनों के बीच का अंतर क्या कहलाता है। अभी कुछ समय पहले हम डिस्कस किए थे इस बात पे कि मान लीजिए बैंक के पास 100 रुपए जमा हुआ और इस 100 रुपए बहुत सारे लोग जमा किए होंगे, तो ये बैंक 100 रुपए क्या करेंगे, ये किसी न किसी को बैंक लोन देगी। ठीक है। और उससे महंगे दर पे लोन देगी। ठीक है। और उससे जो ब्याज प्राप्त होगा वापस, वो जो जमा करता है उसको भी कुछ हिस्सा देगा। बदले में जो बीच का जो अंतर बचेगा वो बैंक अपने पास रख लेगा। तो वो बैंक का क्या हुआ, बैंक की आय या मुनाफा हम उसको कह सकते हैं। ठीक है। बैंक की जो कमाई है वो यही हो जाती है। ठीक है। कि जो लोन वो दे रही है बैंक, वो महंगे दर पे दे रही है, और जो जमा करता है, जो वहां पे जमा किए हैं, उनको उसमें से कम रेट पे ब्याज दे रही है, कम रेट पे उसको रिटर्न दे रही है। और इसके बाद जो इसके बीच का जो अंतर है वो बैंक का मुनाफा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, ऋण के अनौपचारिक स्रोतों में ब्याज दरें प्रायः औपचारिक स्रोतों की तुलना में कैसी होती है। देखिए ध्यान से आप इस चीज को समझेंगे। जो इनफॉर्मल सोर्सेस है, जो अनौपचारिक स्रोत है, अनौपचारिक में से क्या आ जाएगा, जो आपका साहूकार हो गया या अपने अगल बगल से जिससे भी आप आसानी से पैसा ले सकते हैं, ऋण ले सकते हैं। और औपचारिक में से क्या आ जाएगा, बैंक आ जाएगा। ठीक है। फॉर्मल जो होगा वो क्या होगा, बैंक आ जाएगा, फॉर्मल सोर्सेस। ठीक है। तो बैंक से जब हम लोन लेते हैं तो वो क्या होता है, सस्ता होता है। ये क्या होता है, सस्ता होता है, जबकि ये क्या होता है, महंगा होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋण के अनौपचारिक स्रोतों में ब्याज दरें प्रायः क्या होगा, यहाँ पे ब्याज दर क्या होगा, हाई होगा। औपचारिक स्रोतों की तुलना में कैसी होती है, तो बहुत अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, मुद्रा वह दूरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। यह प्रसिद्ध कथन किसका है। तो देखिए सबसे पहले तो ये कथन आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है ये। ठीक है। कि मुद्रा वह दूरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। और ये किसके द्वारा दिया गया है, ये मार्शल के द्वारा, प्रोफेसर मार्शल के द्वारा ये दिया गया है। आप ध्यान से इस चीज को, यदि आप कभी कंफ्यूज हो जाएं तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि मार्शल नाम का इंडिया में गाड़ी भी पहले आया करता था, शायद अभी भी आती है, पता नहीं। तो मार्शल में क्या होता है, पहिया होता है, और पहिया के बीच में क्या कनेक्ट रहता है, धुरी। ठीक है। तो एक तरह से आप इसको जोड़ के यहाँ से याद रख सकते हैं कि मुद्रा वह धुरी है जिससे जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। ठीक है। तो आप ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर मार्शल याद रखेंगे, ये इन्हीं का कथन है और बहुत ही फेमस कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 49, आधुनिक समय में लोगों के लिए अपना पैसा सुरक्षित रखने का सबसे उत्तम और लाभदायक तरीका कौन सा है। देख लेते हैं। घर में जमीन के नीचे गाड़ कर रखना तो खतरनाक है, गांव के साहूकार के पास जमा करना ये भी नहीं, बैंकों में खाता खोलकर जमा करना ये ठीक है, अभी के लिए ये क्या है, बेहतर है। घर की तिजोरी में बिना ब्याज के रखना, तिजोरी में रखने का कोई लाभ नहीं है, पैसे का और जो परचेजिंग पावर है वो कम ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आज का देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, अर्थशास्त्र में विनिमय के मुख्य रूप से कितने प्रकार माने जाते हैं। ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, और वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 2। ठीक है। वस्तु विनिमय और मौद्रिक विनिमय, या तो आप एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु को एक्सचेंज कर सकते हैं, या फिर कोई वस्तु खरीदना है और बदले में क्या करिए आप, नोट दीजिए, पैसा दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, मौद्रिक विनिमय, पैसे से खरीद बिक्री करिए। और वस्तु विनिमय, तो अभी के समय में हम ये मान सकते हैं
ये मुख्य रूप से 2 ही प्रकार माने जाते हैं, ठीक है, वस्तु विनिमय और मौद्रिक विनिमय। क्लियर है? तो ये था आज का चैप्टर नंबर 3 से 50 क्वेश्चंस, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 4 देखेंगे, उससे भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो इसी तरह से आप डेली यदि आप एक चैप्टर का एमसीक्यू कंप्लीट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये बोर्ड एग्जाम में आपका बहुत ही हेल्प करेगा। और यदि आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आपको पता होगा कि एमसीक्यू जो बहुविकल्पीय प्रश्न है इसका कितना महत्व है। तो इसी तरह से आप इसको पढ़ते रहिए और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे तरीके से पढ़िए।